Good evening, everyone. Welcome to Study Bus. So today we have a very special guest on our channel, Faraz, जिन्होंने कैट 23 में 99.58 परसेंटाइल अचीव किया एंड जैट एग्जाम में 99.67। ये हमारे स्टडी बस के लाइव क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि इनसे पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन समझेंगे कि किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन करी, चैलेंजेस क्या क्या रहे, मॉक्स को इन्होंने किस तरह से एनालाइज किया, कैट के बाद जैट के लिए अपने आप को कैसे पंप अप किया, दोनों की स्ट्रेटजी में क्या चीज डिफरेंट थी, इसके साथ ही कौन सा वीक एरिया था, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया था, वर्बल, एलआरडीए, क्वांट्स, हर एक सेक्शन को पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोग इस पूरे के पूरे इंटरव्यू से, इस पूरे के पूरे डिस्कशन से इनसाइट ड्रॉ करके अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओ। सो वेलकम फराज। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कैट एंड जैट जो प्राइमरली दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, उन दोनों एग्जाम्स में आपने 99.5 प्लस को क्रॉस कर दिया है। हाउ इज दिस फीलिंग? सर पहले तो मतलब बिलीव ही नहीं हो पाया था। जैसे कैट का रिजल्ट जब आया था, मैंने आंसर की चेक नहीं की थी, तो मैंने सोचा था कि रिजल्ट आएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब रिजल्ट आया तो पहले तो चेक करना पड़ा बहुत बार कि मैं ही हूं ना, नाम चेक करो, पापा का नाम चेक करो। कुछ टाइम लगा सेटल होने में, बट द फीलिंग वाज ग्रेट सर। ग्रेट। सो फराज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले यार आपका प्रोफाइल क्या है, लाइक योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, व्हाट इज योर बैकग्राउंड सो दैट द व्यूअर्स कैन लिटिल बिट relate with you. Sir, in 10th, I got 9.8 CGPA, and I took the science stream, and in 12th, I got overall 89.67 percentage. ठीक है। Then I did my bachelor's in chemistry from Ramjas College, University of Delhi, and I got an aggregate CGPA of 9.05. And 9.0। then currently I am in doing my MSc from Department of Chemistry from University of Delhi. तो आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, यू आर इनटू एकेडमिक्स ओनली, राइट? नहीं सर, फ्रेशर। यस ग्रेट। सर। सो फराज, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जैसे आपने बोला कि अभी आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, एंड यस सर। ग्रेजुएशन आपने इससे पहले किया, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में डाउट क्रिएट करता है कि यार मैं कैट जैसे एग्जाम की तैयारी तो कर लूं, लेकिन मेरा जो कॉलेज का पूरा स्केड्यूल है, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं, तो उसके साथ मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं? व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी टू मैनेज टाइम फॉर कैट प्रिपरेशन? सर द मेन थिंग इज आपको अपना एक टाइम प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एटलीस्ट आपको एक टाइम सेट करना है कि मुझे इतने टाइम इसका पढ़ना है, मुझे इतने टाइम इसका पढ़ना है। और आई थिंक एमएससी, साइड बाय साइड एमएससी करने से थोड़ा बहुत हेल्प मिली है मुझे इन माय प्रिपरेशन। बिकॉज अगर ऐसा होता कि मैं पूरे टाइम कैट का ही पढ़ना है मुझे, तो थोड़ा बहुत चांसेस थे कि आई मे प्रोक्रेस्टिनेट, आलस आ जाए कि आज कर लूंगा, 2 घंटे ही तो करना है, कि रात में कर लूंगा। ऐसे करते करते पता नहीं कितने टाइम निकल जाता। अभी मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम था, तो उसमें मुझे अपने एक दिन का काम पूरा करना था। तो इससे थोड़ा बहुत फ्लो सा बना रहा, और आई थिंक दैट मेड इट पॉसिबल। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूँ, क्लासेस में मैंने काफी बार ये चीज बोली है, दैट कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट स्किल। सो आई यस। बिलीव आपने वो चीज को काफी अच्छे से फॉलो किया एंड इस वजह जी। से सारी चीजें मैनेज भी हो गई। जी सर। सर तो एक बार हुआ भी था, मतलब कि कंसिस्टेंट, मतलब वैसे तो मैं कोशिश करता था कि टाइम पे सारा हो पाए। कभी बीच में एक बार हुआ था कि छूट गया मेरा, तो अ, उसके बाद इतना सारा पाइल अप होने लगा था एक साथ कि आई हैड टू जस्ट कीप अ वीकेंड असाइड फॉर, और लगातार पढ़ना पड़ा था उस पे कैचअप करने के लिए। तो कंसिस्टेंट रहना तो बहुत आपका, जरूरी है। अगर मैं ये चीज पूछूं फराज, जैसे अगर मैं जी सर। थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज जाऊं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू ज़ैट। सो कैट में हमारे पास मेजरली तीन सेक्शंस है, वर्बल है, एलआरडी है, क्वांट्स है। आपने स्टडी बस का लाइव प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लासेस हो रही है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वो चीज ठीक है, सबको पता है भाई, कहीं पे भी आप कोचिंग जा रहे हो तो वहां पे क्लासेस हो रही हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, मॉक्स हो रहे हैं। बट आपने क्या क्या चीजें देखी थी? आपको क्या लगता था आपका वीक एरिया क्या है एंड आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा था? सर स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे मुझे वर्बल सबसे वीक लगता था अपना, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे वर्बल में, कोई समझ ही नहीं आता था कि सही आंसर कौन सा है। वी कैन नॉट डिसाइड, हमेशा दो ऑप्शंस तो ऐसे होते ही थे कि जिसमें आपको कंफ्यूजन रहती थी। तो मुझे उसी से स्टार्ट करना था सबसे ज़्यादा, एंड एल आर डी आई थॉट वॉज अ बेटर सब्जेक्ट फॉर मी, क्योंकि एल आर डी आई मुझे एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, उन पजल्स को सॉल्व करना, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी एल आर डी आई मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था, एंड वर्बल मेरा वीकेस्ट था।
तो फराज, अब आपने जब कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपने कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, अब आपकी हुँ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब वर्बल के लिए आपने क्या स्पेसिफिक चीजों को फॉलो किया, देन एलआरडीए में आपने क्या चीजों को कंटिन्यू किया, एंड क्वांट्स में क्या किया? मतलब डे बाय डे आप हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ रहे थे, या फिर आप एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम लगा रहे थे? व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर कैट सब्जेक्ट वाइज? सर एलआरडीआई में तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था थोड़ा बहुत कि एलआरडीआई में अच्छे से कर पाऊँगा। तो एलआरडीआई का मेरा मेन पर्पस ये था कि प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। तो धीरे-धीरे सेट्स किए थोड़े बहुत कि जितने कर सकता था मैं। कभी अलग-अलग से टाइम निकाल-निकाल के। वर्बल में मेरा मेन प्रॉब्लम क्या थी कि पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा कि इतने सारे आरसीज़ पढ़ना एंड ऑल दैट, काफ़ी सब्जेक्ट्स के पढ़ने थे। तो मेन तो ये रीडिंग की आदत डालनी थी। तो मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े थे और आरसीज़ प्रैक्टिस किए थे। डेली मैं 1 आरसी करने की कोशिश करता था। बाद में जैसे-जैसे एग्ज़ाम क्लोज़ आया तो फिर मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ा क्योंकि मैंने अपनी तैयारी थोड़ी लेट स्टार्ट की थी। सो आई हैड टू स्पीड अप अ बिट। सो एंड तक आई थिंक आरसीज़ मैंने बहुत काफ़ी सारे कर लिए थे। तो वर्बल में तो मेन उस और जो पैरा जंबल्स और वो था उसके लिए तो मैं क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहा था, असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट। एंड क्वांट्स में सर मुझे टॉपिक वाइज़ पढ़ना पड़ा था तो क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो हर एक टॉपिक को पहले पढ़ा और उसके फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। और जिस टॉपिक में मुझे लगता था कि इसमें मेरे असाइनमेंट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा, तो मैं उसे सेव करके रख लेता था। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आगे लेटर टाइम में सॉल्व करता था। तो यही था सर बेसिक। तो अब जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम लोग असाइनमेंट एलोकेट करते थे वो इजी, मॉडरेट, हार्ड इस लेवल के होते थे। यस। क्वांट्स में ऐसे होते थे, एलआरडी में ऐसे होते थे। तो उसमें आप तीनों असाइनमेंट सॉल्व करके एनालाइज करते थे, या फिर किस तरह से उसको आप प्रोसीड करते थे? अ, सर जो मतलब मुझे अगर लगता था ईज़ी मॉडरेट सबसे पहले करता था हर सब्जेक्ट। अगर मुझे लगता था कि वो टॉपिक जैसे हो ही नहीं रहा, मतलब बहुत कोई ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि मेरा काफ़ी वीक है, तो मैं उसको वापस पढ़ता था कि ताकि फिर उसके बाद मैं हार्ड वाला करता था, ताकि उसकी तैयारी मैं अच्छे से कर सकूँ। और क्वांट्स में तो ऐसा था कि बुक वी आल्सो हैड मॉड्यूल्स, सो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्वेश्चंस अगर कोई ऐसा टॉपिक था जैसे परसेंटेजेस था, आई आई थॉट वो मेरा अच्छा टॉपिक था। तो अगर परसेंटेजेस में जैसे मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लिए थे, इजी, मॉडरेट, हार्ड के साथ। बाकी कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स है जैसे ज्योमेट्री मेरा अच्छा नहीं था। तो मैंने असाइनमेंट तो पहले सॉल्व कर लिए थे, उनका एनालिसिस कर लिया था। फिर मैंने एक लेटर डेट सेट कर ली थी, उस पे मैंने बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ताकि प्रैक्टिस जारी रहे। तो फरहाद, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, और ये आई बिलीव मोस्ट ऑफ द कैट एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम ना परसेंटेज पढ़ लिया, हमने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया, हमारा अरिथमेटिक खत्म हो गया, हमने नया मॉड्यूल स्टार्ट किया, जितने में हम प्रीवियस वाला भूल गए। सिमिलरली हम एलआरडीए में आज हमने सर लीनियर अरेंजमेंट कर लिया, सर्कुलर कर लिया, एक महीने बाद हम गेम्स एंड टूर्नामेंट कर रहे हैं, पुराने टॉपिक्स भूल गए। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? हाउ डिड यू फॉलो दैट कि यार मेरे पुराने टॉपिक्स में भूलू ना? सर उसका तो यही तरीका था कि आप बीच-बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपने पुराने उसको रिवाइज़ कर सकते हो। पर उसका एक तरीका ये था कि आप मॉक्स जितना दे सकते हो उतने दें। क्योंकि मॉक्स देने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कितने याद है और कितना अभी कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, अभी कौन-सा वीक है। तो मॉक देने ने काफ़ी हेल्प किया सर इसमें तो। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मॉक्स। क्योंकि मॉक्स एक ऐसी चीज है जिससे स्टूडेंट बहुत डरता है, एंड आई बिलीव कि आपके साथ भी ऐसे फेजेस आए होंगे जब आपके कम मार्क्स आ गए, यू आर डीमोटिवेटेड, यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो व्हाट वाज योर मॉक स्ट्रेटजी? मतलब आपने टोटल कितने नंबर ऑफ मॉक्स लिखे होंगे बिफोर योर कैट एग्जाम? सर आई थिंक अबाउट 20-23 मॉक्स तो मैंने दिए थे टोटल। तो ऐसा कभी एंड हुआ कि किसी उस मॉक में बहुत ही कम स्कोर आया हो? हाँ, इतना कम तो नहीं, बट हाँ सर, स्टार्टिंग में मेरा स्कोर थोड़ा कम रहा था। फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ था, फिर आई थिंक ओवरऑल सही सो हो डिड गया इट था डीमोटिवेट यू मेरा कभी स्कोर। कम स्कोर आया? बिकॉज़ दिस इज वन अ, ऑफ द थिंग, स काफी सारे स्टूडेंट्स से जब मेरी बात होती है, सो फराज दे से कि सर हम मॉक्स इसलिए नहीं लिखते क्योंकि मॉक्स के स्कोर से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। सर कभी-कभी तो हुआ था। मेरा तो एक्चुअली असाइनमेंट के स्कोर में भी ऐसा हो जाता था। जैसे जब पैरा जंबल्स का मैंने असाइनमेंट दिया था, इन वन ऑफ द असाइनमेंट आई गॉट 0, लाइक सारे ही गलत। इतना उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो ना हो पाएगा। पर उसके बाद फिर धीरे-धीरे अ, जब मॉक्स दिए तो स्टार्टिंग में तो लगा था कि
और मेहनत करनी पड़ेगी, बट डिमोटिवेट होने की सर बात है नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हो अभी तो चल रही है तैयारी। ऐसा थोड़ी है कि अभी एग्ज़ाम देके आ गए उसका रिज़ल्ट आया है। तो अभी तो इम्प्रूव करने के चांस है सर, तो जितना इम्प्रूव कर सकते हो उतना बेटर है। तो मॉक्स देना ऐसा कुछ है नहीं कि मॉक्स फाइनल एंड रिज़ल्ट है आपका, प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। और ये बात मैंने काफी सारी वीडियोस में बोली है दैट मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर जी सर। प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, राइट? यस सो सर। फराज, अगर हम इसी को थोड़ा सा डाइव इन करें, आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, आपका कोई स्कोर आ गया, बट मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस। तो आप अपने जी। मॉक्स को कैसे एनालाइज करते थे? जो इनकरेक्ट क्वेश्चन थे उसको कैसे डील करते थे, या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को कैसे डील करते थे? मॉक एनालिसिस स्ट्रेटजी आपकी क्या रही? सर मेन पार्ट तो पहले तो ये था कि कितना टाइम लगा रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, और एक पार्ट था कि एक्यूरेसी का। तो फिर वर्बल में तो मेन एक्यूरेसी पोर्शन था, क्योंकि रीडिंग स्पीड तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, मेन एक्यूरेसी कम हो रही थी। तो उस पर मुझे ध्यान देना था कि किस तरह के क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, किस तरह के मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे इन द फ्यूचर मुझे किस पे मेहनत करनी है और कौन से छोड़ने चाहिए एग्जाम के टाइम पे। और एल एलआरडीआई में तो आई थिंक यही बात थी मेन, कि आपको कौन-सा सेट करना है, पहले करना है, कौन-सा सेट बाद में करना है। तो उसमें तो इतना कुछ इश्यू आया नहीं था। एंड क्वांट्स में भी क्वेश्चन को आपको पहले आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि पहले कौन-सा करना है, ईज़ी, मीडियम, हार्ड में रखना होता है। तो उसका मेन मुझे ये देखना था कि मैं किस टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी टाइम लगाता था मैं। परसेंटेजेस मेरा जल्दी हो जाता, तो मुझे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ी थी कि उसकी मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकूँ। और कुछ जिसको टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब मेरे गलत हो रहे थे, तो उस पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े थे। और जो मेरा हो गया था उसके तो थोड़े बहुत और प्रैक्टिस किए, एंड आई वाज़ गुड टू गो। ग्रेट। तो फराज, वैसे तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर एक कोचिंग जो होता है, जब भी आप जाते हो, उसमें एक कोचिंग से ज्यादा आपकी सेल्फ प्रिपरेशन कितनी, आप सेल्फ कितना डिसिप्लिन्ड हो। और मैं वीडियोस में काफी बार ये बोलता हूँ कि एक कोचिंग आपको सही गाइडेंस जरूर दे सकता है, बट जब तक आप पेन और पेपर लेके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। एंड आई बिलीव यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपने इतने मॉक्स लिखे, इतने असाइनमेंट्स करे, इतने क्वेश्चंस करे, एंड दैट इज व्हाई यू हैव अचीव्ड दिस स्कोर। बट फिर भी, डू यू थिंक दैट स्टडी वाज प्लेड अ रोल इन योर प्रिपरेशन, एंड हाउ डिड यू फाइंड द क्लासेस और मे बी द वर्कशॉप्स और द मॉक्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ with यस सर, us? स्टडी बस का मैं पहले भी जैसे आपको बताया था मैंने, स्टडी बस का तो बहुत बड़ा रोल है मेरे स्कोर में, क्योंकि सर एक तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपकी वजह से सॉल्व कर पाया हूँ। आपने जो मटेरियल दिया और जो मॉक्स थे, एंड द एनालिसिस वाज आल्सो ग्रेट सर। और लास्ट में जो वर्कशॉप हुए थे सर, उसने मेरी स्पीड बिल्डिंग में बहुत हेल्प की है, क्योंकि पहले क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे टाइम पे, बट जो आपने डिवाइड करवा करवा के क्वेश्चन करवाए 60 मिनट 90 मिनट 60 सेकंड 90 सेकंड सॉरी, तो उसकी वजह से सर धीरे धीरे मेरी स्पीड इंक्रीज हो पाई है, और मैं क्वेश्चंस को मतलब पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था कि किसको कैसे करना है एंड ऑल दैट। तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली है। एंड सर वर्बल जैसे मैंने बताया मेरा वीक सेक्शन था, तो अनुभव सर की क्लासेस ने तो काफ़ी मदद की है मेरी, कि क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाना, आरसीज को पढ़ना, इतने सारे आरसीज को सॉल्व करना, और उसमें किसी एक सही आंसर को सिलेक्ट कर पाना। तो स्टडी बस का काफ़ी रोल था सर। ग्रेट। सो फराज, चलो दिस इज अ गुड थिंग, आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपने मॉक्स लगा लिए। नाउ कमिंग टू द डी डे, जब आपका एग्जाम है, ठीक है, आपका कौन सा स्लॉट था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड थर्ड स्लॉट सर। थर्ड स्लॉट था। तो तब तक आपको रिव्यूज भी मिल गए होंगे, एग्जाम ऐसा आ रहा है, एग्जाम में ये चीज हो रही है, और वर यू नॉट अवेयर कि आपने देखा ही नहीं? सर थोड़ा बहुत तो मतलब फर्स्ट लॉट का थोड़ा बहुत पता चला था, सेकंड का तो नहीं पता चला था। बट हाँ, फर्स्ट में मैंने सुना था कि ज़्यादा अच्छा नहीं आया एग्ज़ाम, थोड़ा टफ आया एंड ऑल दैट। तो हाउ वाज योर फीलिंग? नाउ यू आर गोइंग टू योर सेंटर, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच चुके हो। एक माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाले दिन, क्योंकि हमने पूरे साल भर तैयारी तो करी है, बट एग्जाम वाले दिन ऐसा ना हो जाए, पैनिक हो जाए। तो आपका क्या माइंडसेट था बिफोर द एग्जामिनेशन? सर मतलब स्टार्टिंग में तो इतना नहीं लग रहा था कि अभी तक तो तैयारी की है हमने, तो जितनी तैयारी की है अब उसी पे होना है, तो फिर यही सोच के गया था एग्ज़ाम हॉल में। बट थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे पास पहुँच रहा था, तो दिमाग में यही चल रहा था कि अब ये याद रहेगा कि नहीं, वो याद रहेगा कि नहीं। एक लास्ट में ये भी हुआ था कि मैं एक फ़ॉर्मूला ही भूल गया था, एक चीज़ का, वो फिर दिमाग में बैठ गया। अब साइड में किसी और से पूछा, उसको भी नहीं आता, वो और टेंशन में आ गया। तो अब 2 लोग टेंशन में बैठे हैं। तो ऐसे ही
गया था एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सोच के कि हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बट वो जो वेटिंग पीरियड होता है बीच में, जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है और बस टाइम चलता रहता है, आप कुछ कर नहीं सकते, वेट ही करना है। तो वो थोड़ा नर्व रैकिंग सा होता है सर। बाकी वैसे अब जब सही है। पेपर स्टार्ट हो गया, सो वर जी। यू एबल टू एग्जीक्यूट द एग्जाम इन द वे यू प्लान्ड, और या फिर आपने वहां पे कुछ चेंजेस करे? वर्बल सेक्शन आपने खत्म कर लिया। बहुत बार क्या होता है, कोई एक सेक्शन थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो स्टूडेंट पूरे पेपर में गिव अप कर देते हैं। सो हाउ वाज योर ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस? मतलब किस तरह से आपने सेक्शन वाइज डील किया, एंड हाउ डिड यू, वर यू एबल टू एग्जीक्यूट योर प्लान और यू मेड सम चेंजेस? सर मेन थिंग वाज़ कि टाइमर को देख के डरना नहीं है। तो इतने असाइनमेंट और वो करने के बाद मुझे थोड़ा उसमें तो कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं बहुत कामली एग्ज़ाम कर पा रहा था। और वर्बल मेरा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा गया था उस टाइम। तो एलआरडीआई में थोड़ा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गया था। बट आई थॉट एलआरडीआई वाज़ अ बिट टफ, मुझे ऐसा लगा था उस टाइम। तो एलआरडीआई जैसे-जैसे हुआ तो उसके बाद क्वांट्स पे गया। अब क्वांट्स में मैंने यही सोचा था कि स्टार्टिंग में ईज़ी क्वेश्चंस करूँगा एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ता हुआ चला जाऊँगा, ईज़ी क्वेश्चंस देखे, सॉल्व किए, वरना जो टफ वाले हैं उन्हें छोड़ता हुआ चला गया। अब ऐसे ही मैंने शुरू किया, बाद में पता चला कि मैं 3-4 ही क्वेश्चन कर पाया और मैंने सारे स्किप कर दिए, सारे लाल हुए पड़े हैं वहाँ पे। तो थोड़ा उस टाइम पैनिक करना शुरू किया था, बट आई रिकवर्ड एंड जस्ट स्टार्टेड अगेन। हो गया था ग्रेट, सर। ग्रेट, ग्रेट। सो देन यू अटेम्प्टेड योर एग्जाम एंड आपने अपने यस, एग्जाम को कंप्लीट कर दिया। देन यू सेड कि आपने आंसर की नहीं देखी, राइट? यस सर। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? सर मुझे लगा था कि आंसर की मतलब उसके एक बार रिजल्ट जो आएगा जो होगा देखा जाएगा। अगर आंसर की मैंने अभी देख ली, उसके बाद फिर यही सोचता रहूँगा कि इतने मार्क्स किसके आएँगे, इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल आएगी, ये आएगी कि नहीं, कुछ भी डिसाइडेड तो है नहीं। वो तो एक एग्जैक्ट तो आपको रिजल्ट डे पे पता चलेगा। तो सर मैंने सोचा कि वेट ही कर लेता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड मूव। और आपने बड़ी अच्छी बात करी, क्योंकि जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं और हमारे सारे असाइनमेंट टाइमर वाले हैं। जितने यस। असाइनमेंट्स हैं सब में टाइमर लगा है। स्टार्टिंग में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द टाइमर, क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग में 30 मिनट 40 मिनट्स निकल जाते हैं इतनी जल्दी। फिर स्टूडेंट कहता है सर मेरे असाइनमेंट में मार्क्स नहीं आ रहे, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ डोंट वरी, वो टाइमर हमने जान के लगा रखा है असाइनमेंट में, सो दैट यू गेट accustomed to it, and I believe that is what you said कि वो एंड में आपको काफी ज्यादा हेल्प हुआ, आपको टाइमर से डर लगना ही बंद हो गया। जी सर, काफ़ी मतलब कामली कर पाया था एग्ज़ाम, क्योंकि टाइमर वरना वैसे पहले एग्ज़ाम में ये होता था कि वो टाइमर कम होता जा रहा है। 1-1 मिनट जाते-जाते जो एकदम से पैनिक बढ़ता रहता था, वो उससे डील करना आसान हो गया था काफ़ी। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट एग्जाम, क्योंकि दैट एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे एक तो डिसीजन मेकिंग आ रहा है, वहां पे वर्बल हुँ, का सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, और वहां पे एलआरडी कैट टाइप नहीं आता, करेक्ट? सो यस। अब आपने कैट एग्जाम अपीयर कर लिया है, आपका सब कुछ हो गया है। नाउ आपने जैट के लिए क्या क्या चेंजेस करे? क्या आपने जैट की प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी थी, और यू डिड इट आफ्टर द कैट एग्जाम? सर क्या मतलब सैट के मैंने डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की थी और एलआरडीआई के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। बट मेनली मेरी जो प्रिपरेशन थी वो कैट के बाद ही स्टार्ट की थी। तो पहले तो सर कैट के बाद जो एक लैग पीरियड सा आया था कि पढ़ने का मन सा खत्म हो गया था कि फाइनली खत्म हो गया कैट। उसको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो मॉक दिया सर एक सैट का, ताकि देख सकूँ क्या-क्या चेंजेस हैं एंड ऑल दैट। तो वो तो काफ़ी ही बुरा गया। तो उसके बाद थोड़ा पर ये पता चल गया कि कहाँ-कहाँ वर्क करना है। डिसीज़न मेकिंग क्योंकि एकदम नया था मेरे लिए उस टाइम टॉपिक। तो मैंने उसकी तैयारी की, उसके लिए क्वेश्चन्स किए और जितनी प्रैक्टिस कर सकता था थोड़ी बहुत। फिर थोड़े बहुत और मॉक्स दिए, थोड़ा स्कोर इम्प्रूव हुआ। फिर ज़ैट एग्ज़ाम देने गए और फिर हो गया सर। तो आपने जैट के टोटल कितने मार्क्स करे होंगे फराज? सर ज़ैट के मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था, मैंने 4 और 5 क्योंकि उसके एनालिसिस में मैंने बहुत टाइम लगाया था, एंड डिसीजन प्रीवियस ईयर मेकिंग इन पेपर्स? पर्टिकुलर। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने 3 ईयर्स के किए थे, 3 किए 3 थे। इयर्स के करे थे, करेक्ट। तो आपने फिर क्या अलग से, जैसे ज़ैट एग्ज़ाम आप अपीयर कर रहे हैं, यू हैव स्कोर्ड अमेजिंगली वेल इन ज़ैट एज़ वेल। तो क्या ज़ैट के लिए कुछ डिफरेंट किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना, सर ज़ैट तो सबसे डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, कैट से भी डिफिकल्ट है, हम तो ये एग्ज़ाम करेंगे ही नहीं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? सर आई बिलीव कि कैट जो ज़ैट का पार्ट है जो कैट से सिमिलर है, वो वाला तो एक्चुअली कैट से ज़्यादा ईज़ियर है। क्योंकि ज़ैट में आई थिंक जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा लेवल से मतलब कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चंस हैं। बट
इतना नहीं है कि टीडीएस कैलकुलेशन एंड ऑल दैट। जैट थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू कैट। और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं डिसीजन मेकिंग, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लगा था कि क्योंकि एकदम नया टॉपिक था, बट जैसे मैंने क्वेश्चंस किए तो आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी, इट वाज ओके Great. सब। So Faraz, there are a lot of thousands of students who are watching you as of now, and the percentile you have achieved, this is a dream percentile for any MBA aspirant. Like in CAT, you have scored 99.58, in ZAT, you have scored 99.67. So what will be your tips for all those aspirants who are preparing right now, and जो next year CAT 24 या ZAT 25 appear करने वाले हैं, what would be your suggestion based on your overall learnings and experience to all of these aspirants? सर आई वुड जस्ट लाइक टू से कि सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में बुरे हो। तो उसके लिए तो स्टार्टिंग में एक मौका आपको देना चाहिए, ताकि जिससे थोड़ा पता लग जाए कि कैसा एग्ज़ाम है एंड व्हाट यू आर डीलिंग विद। फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपने सब्जेक्ट्स पे आप बिल्ड करते जाओगे, तो बीच-बीच में मॉक्स देना आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके एनालिसिस भी, ताकि आप अपना इम्प्रूव कर पाओ। और एक चीज़ ये है कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि एक दिन तुम बैठ के 10 घंटे पढ़ लो, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं कि रोज़ 10-10 घंटे बैठो। अ, हर दिन का भी थोड़ा-थोड़ा एफर्ट डाल के भी आई थिंक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़, जो बाकी लोग परसेंटाइल का खेल है, तो बाकी लोग जो हैं वो भी आपकी तरह इंसान ही हैं, तो इतना आपको मतलब पैनिक नहीं करना चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए। जस्ट डू योर बेस्ट एंड बाकी जो होगा अच्छा जाएगा। Great, Varad. This is I believe one of the most candid discussion I had with a candidate and very honest discussion जहाँ पे आपने जो चीजें अपने प्रिपरेशन में फेस करी वो आपने शेयर करी, कोई भी चीज फैब्रिकेट नहीं करी। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कैन रिलेट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि द पीपल हु आर नॉट गुड इन इंग्लिश दे से सर हम तो कर ही नहीं सकते, या फिर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि सर मैंने क्वांट्स तो कभी करा ही नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं। एंड यू आर अ टेस्टिमनी टू ऑल दोज स्टूडेंट्स कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट एरिया वीक भी है, by immense practice and by remaining consistent you can achieve the dream percent, and not just in one exam but in multiple exams. So thank you for us for sharing all these insights with these aspirants. थैंक्स। I am very much sure कि जो आपने input share करें they are going to add a lot of value in all the preparation journey of all the CAT aspirants. And I wish you all the best कि जो भी colleges के आप interviews थैंक के यू लिए सो appear मच। करो, you convert the best of the college, and I'm waiting to hear a very good news from you. श्योर सर। Great, thank you so much, thanks a lot. थैंक यू सो मच सर।